ओके, तो हमने देख लिया था इसके एडवांटेजेस तक भी। कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि सबसे पहले रघुराम राजन ने ये बोला था कि अम, जो भी ये होगा बैड बैंक होगा, वो उस पे बर्डन डालना, इट विल बी जस्ट लाइक शिफ्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिफ्टिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। और उससे, ठीक है, पहली चीज तो ये, और उससे ये भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर कि बैंकों को ये एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमारे पैसे कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे ना, तो उससे रेकलेस लैंडिंग फिर से कंटिन्यू हो सकती है। तीसरा इशू ये है कि क्रिटिकल लोन्स जो होते हैं, बड़े लोन्स जो होते हैं, क्रिटिकल लोन्स बोला जाता है कि छोटे छोटे लोन्स को रिकवर कर सकते हैं, कि जबरदस्ती करके भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोन रिकवर ना हो। ठीक है। और फिर मार्जिन ज्यादा होता है, जैसे मैंने बताया था 100 की जगह 85% ही मिलेगा, 85 ही मिलेगा, या फिर 80 ही मिलेगा, तो मार्जिन है ये। और चौथा ये कि एथिकल इशू जो मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? एक तो शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलर लैंडिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्रिटिकल लोन नहीं मिलेगा, उसके अलावा अनएथिकल और हाई मार्जिन। ठीक है। प्रीवियस डिस्कशन के अंदर भी मतलब कई जगहों पे इसका आइडिया डिस्कस किया गया था, हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट सशक्त जो था, सुनील मेहता कमेटी वाला, याद आया हो तो? प्रोजेक्ट सशक्त, दैट वाज आल्सो मतलब वही, यही था वो कि कैसे अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक बार इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी इस आइडिया को फेवर किया था। ठीक है। तो फेवर किस किस ने किया है प्रोजेक्ट सशक्त के अंदर? ऐसा कुछ किया गया था, आईबीए ने किया है। ठीक है, केवी कामट कमेटी भी बोलती है, और रिसेंटली आरबीआई ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, आरबीआई पहले अगेंस्ट में था, लेकिन अब हाँ बोल रहा है कोविड के चलते। तो ये चार अगर तुम पॉइंट लिखोगी, इट वुड बी वेरी गुड। ठीक है। अभी एक न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो पता ही होगा, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट स्टेक बढ़ा देना किसी भी पीएसयू के अंदर। ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि चार की सेक्टर्स जो है ना, उसके अंदर बेयर मिनिमम प्रेजेंस हो गवर्नमेंट का। बी BMP, बेयर मिनिमम प्रेजेंस। तो अगर प्रीलिम्स में पूछता है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बेयर मिनिमम प्रेजेंस इन पब्लिक सेक्टर्स। तो वो कौन कौन से चार सेक्टर्स हैं? सबसे पहले तो तुम्हारा हो गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर, रिटर्न में। नहीं, बेयर मिनिमम प्रेजेंस इन एटॉमिक स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर वाला सेक्टर है, पावर, कोल, पेट्रोल, और दूसरे अदर मिनरल्स, और चौथा बैंकिंग और फाइनेंसिंग। तो ये चार सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस। ठीक है, BMP, ऑल अदर CPSEs वुड बी प्राइवेटाइज। ठीक है। एक चीज याद रखना कि अगर कभी भी पूछते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक दो बॉडीज के अंडर में आते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो देखती है, अम, मतलब उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है। ठीक है। और जो भी उसका बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं वो आरबीआई देखता है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर इज द ओनर और आरबीआई इज द ऑपरेटर। मैंने बताया था 12 नेशनल बैंक है अभी तक इंडिया के अंदर, और अभी इसको 10 करने की बात कर रही है। मेरे ख्याल से आईडीबीआई को भी नेशनलाइज, प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी। ये शायद आने वाले करंट अफेयर में आएगा। हाँ, ये रहा आईडीबीआई डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अभी ये शायद 12 से 11 हो, 12 से 10 हो जाएंगे। एक और आईडीबीआई के बाद भी कोई होगा, वो जब नेक्स्ट करंट अफेयर्स होंगे तो हम तब डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो बैंक को प्राइवेटाइज क्यों करें? सबसे पहली बात तो कमिटीज के नाम लिखो। तो नरसिम्हा कमेटी, उन्होंने हाँ बोला है। नरसिम्हा कमेटी होगी, पीजे नायक कमेटी होगी, कुंवर जोक नायक कमेटी। ओके। उसके अलावा और क्यों प्राइवेटाइज करें, है ना? कि प्रीवियस रिफॉर्म्स हैं वो काम नहीं कर रहे अभी तक, है ना? और गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के तो पता ही है बेनिफिट्स की, पॉलिटिकल जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनका कंट्रोल कम होगा, तो अच्छा रहेगा। और पोस्ट कोविड के बाद मतलब सिचुएशन शायद और खराब हो जाएगी, तो उससे पोस्ट कोविड के बाद सिचुएशन और खराब होने के चांसेस हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं कि लोन्स आगे नहीं दे पाए, तो प्राइवेट सेक्टर जो अपने स्ट्रीमलाइन कर देंगे ऑपरेशंस, तो उससे ठीक रहेगा। मतलब एक आर्ग्यूमेंट है कि हो सकता है कि ठीक हो। फिर एक मार्केट लेड सोल्यूशन है ना, और इनोवेशंस। तो ये है। ठीक है, तो तुम इनके नाम मेंशन करना जरूर करना। कभी भी प्राइवेटाइजेशन पूछता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पीजे नायक कमेटी और नरसिम्हन कमेटी,
इनके अगर नाम लिखे मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तो ये है। और हाँ, मैंने देखो ये माइंड मैप की तरह यहाँ पे बनाया है, उसे याद रहता है, इनोवेशन करो, मार्केट लेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमेशा है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, कभी एनपीओ हो जाता है तो लिक्विडेट नहीं, सॉरी, रिफाइनेंस कर देती बैंक को, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए ना, कि अगर आपके पास पैसा कम है तो मार्केट, अगर प्राइवेट सेक्टर है तो कुछ ना कुछ मार्केट में सेटिंग बैठा के करेगा वो, है ना। हमेशा क्या मतलब, आप पैसे दे दो बैंक को और उसको रिफाइनेंस कर दो, ऐसा नहीं चलता है ना। मार्केट लेड सोल्यूशन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये पोस्ट कोविड वाला, एक्चुअली मुझे इसमें डाउट है कि ये क्या है, पोस्ट कोविड वर्स सिचुएशन। तो 4 पॉइंट तुम याद रखो, इनोवेशन, मार्केट लेड सोल्यूशन है, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा, प्रीवियस रिफॉर्म्स डिड नॉट वर्क। चैलेंजेस क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी अपने अपने इश्यूज हैं, जैसे येस बैंक में हो गया, फिर गवर्नेंस इशू इन आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, फिर एक वो कोऑपरेटिव बैंक था ना, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, उसके अंदर। और ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि पूरी ना करे, है ना। चलिए, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, अपन ने यहाँ पे 3 टॉपिक्स देख लिए अभी तक, अगर बैंक से रिलेटेड देखें तो। एक तो थर्ड जनरेशन बैंक रिफॉर्म्स, एक है बैड बैंक, और तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, या फिर न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। खरीफ पल्सेस स्ट्रैटेजी 2021। खरीफ पल्सेस की, खरीफ यानी गर्मियों की, पल्सेस यानी दालें, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सेल्फ सफिशिएंसी हम चाहते हैं, कहने का मतलब यही है कि वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट करंटली, हम इंपोर्ट करते हैं अभी इन खरीफ, इन दालें। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि दाल अभी भी इंडिया में इंपोर्ट होती है। दूसरी है, ये जो है खरीफ स्ट्रैटेजी 3 दालों के लिए है। तूर, तूर की दाल जिससे सांभर बनती है, मूंग की दाल तो पता ही होगी, और उड़द की दाल जो कि दाल बाटी में यूज होती है। तूर, मूंग, उड़द। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फ्री सीड्स के किट्स बांटेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है कोई भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, खरीफ क्रॉप स्ट्रैटेजी 2021 3 दालों के लिए है। खरीफ पल्सेस स्ट्रैटेजी 2021 3 दालों के लिए है। ओके, और दालों के अंदर इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, वी आर एन नेट इंपोर्टर। ओके, स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, ये स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है ना जब एनपीए हो जाते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा वल्नरेबल, मतलब सबसे ज्यादा डिफॉल्ट कौन करता है, एक तो स्मॉल इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेस पर्सन, स्मॉल इंडिविजुअल्स नहीं, इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज। ओके, तो ये हो गया। और फिर आता है दूसरा करंट अफेयर, ऑर्गेनिक मिलेट एक्सपोर्ट। अभी यू उत्तराखंड से डेनमार्क में एक मिलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जिंगोरा। ठीक है, जिंगोरा का फोटो दिखा देता हूँ, जिंगुर नहीं, जिंगोरा। ये केवी कामत की फोटो याद रखना, ही हैज डबल चिन, और उन्होंने फेवर किया था बैट बैंक को। जिंगोरा, केवी कामट, जिंगोरा इमेजेस, सिंघोरा लिख दिया मैंने। मैंने देख रखा है एक्चुअली जिंगोरा, खाया नहीं है बट झिंगोरा क्यों नहीं आ रहा है, झिंगोरा मिलेट, ये झिंगोरा मिलेट। ओके, झिंगोरा, तो हाँ, झिंगोरा मिलेट उत्तराखंड से डेनमार्क में भेज रहे हैं। ठीक है, और ग्लूटेन फ्री होती है। ग्लूटेन फ्री का मतलब होता है, ग्लूटेन एक तरह का बेसिकली प्रोटीन होता है। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्लूटेन एग्जाम में, ग्लूटेन इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटेन इज अ फैट, नो, ग्लूटेन इज अ प्रोटीन। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन। ग्लूटेन, बोलते हैं कि ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, वो ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रिच जो भी होती है ना, जैसे कि व्हीट हो गया, चावल हो गया, उनके अंदर पाया जाता है, कॉर्न हो गया। तो वो बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वहां पे चिपक गया, कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो इसलिए ग्लूटेन फ्री बोला जाता है। ठीक है, और ये जो भी एक्सपोर्ट है ऑर्गेनिक मिलेट का, झिंगोरा, झिंगोरा का ये पूछ सकता है कि रिसेंटली झिंगोरा वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम उत्तराखंड टू डेनमार्क। ओके, व्हाट इज झिंगोरा, ये भी पूछ सकता है।
ओके, तो ये एपिडा के अंदर आता है। इंडिया का कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट वुड कम अंडर एपिडा। ओके, और नॉर्मली भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे, दैट वुड आल्सो कम अंडर एपिडा। और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, जो ऑयल के केक होते हैं ना, ऑयल केक मील, वो होता है। फिर ऑयल सीड होता है। ये ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये पता होना चाहिए। ऑयल केक मील, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, ऐसे तो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर है, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बट ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर, एग्रीकल्चरल या फार्म कमोडिटीज में सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, लेकिन ऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल केक। ओके, फिर उसके बाद आता है ऑयल सीड, फ्रूट पल्प, सीरियल्स एंड मिलेट्स। ठीक है, सीरियल्स एंड मिलेट्स फोर्थ नंबर पे। एक्सपोर्टेड ओनली इफ प्रोसेस प्रोड्यूस्ड एंड पैकेज्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डिसइन्वेस्टमेंट का करंट अफेयर आ गया। ये 2 दिन बाद आया था, मतलब जब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था ना, उसके 2 दिन बाद ये वाला आया था। ठीक है, तो दैट्स इट। फिर एक है रिपोर्ट बनाई है आरबीआई प्लस मास्टर कार्ड ने, जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट। कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट ऐसा पूछेगा कि कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट हैज बीन मेड बाय होम, तो इट इज आरबीआई एंड मास्टर कार्ड। तो इसके अंदर डिजिटल फाइनेंसिंग है, उससे रिलेटेड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस की बात की है। तो डिजिटल फाइनेंशियल, जो भी रिपोर्ट ने कुछ भी बोला हो, आपको समझना जरूरी है कि डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या और इसके चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब शुड बी हैविंग एवरीवन शुड बी हैविंग अ बैंक अकाउंट, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और दूसरी बात, उन्हें बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दो चीजें होती है, केवल बैंक अकाउंट होना काफी नहीं है, हैविंग अ बैंक अकाउंट प्लस knowledge. Okay, that is your financial inclusion. Digital financial inclusion मतलब the people who are having bank accounts should be having digital bank accounts. They should be digitally active. Okay, so that is digital financial inclusion. अभी challenges की बात करें, बहुत बेसिक challenges क्या हो सकते हैं कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने पास। तीसरी चीज क्या हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें आ जाती है, तो मोबाइल फोन्स होना, या फिर दूसरा हो गया कि बैंडविड्थ होना, हमेशा हर जगह ये वैलिड नहीं होता। तीसरा होता है साइबर थ्रेट। ओके, तो ये 3-4 चैलेंजेस हैं, और फिर इनको एड्रेस करना हो तो इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस कीजिए। बेसिकली डिजिटल, मतलब डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाइए और ये सब। इंडिया के अंदर डिजिटल लिटरेसी का डेटा मैंने देखा था कहीं पे, इट इज ओनली 10% पीपल हैव नॉट डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी केवल 10% लोगों में ही है। ओके, नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा, इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी। I think financial literacy is 24%, digital literacy is 10%। हाँ, ये है करेक्ट डेटा। तो डिजिटल लिटरेसी 10% ही है और फाइनेंशियल लिटरेसी 24%, ये याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने देख लिया था ये कुछ कुछ, मतलब प्रीलिम्स की रिलेटेड ही करंट अफेयर्स है। फिर एक देखा था एस जानकी रामन एडवाइजरी कमेटी, देखा नहीं था, देखते हैं एस जानकी रामन एडवाइजरी कमेटी ग्रुप। तो ये सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का मतलब होता है जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है ना, जैसे कि सेबी, जैसे कि पीएफआरडी है, जैसे कि आईआरडी है, तो उनको रिव्यू करना कि क्या ये काम अपना ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उनके लिए है रेगुलेटरी रिव्यू। ओके, तो यह है सेकंड रेगुलेटरी रिव्यू, पहला हुआ था 1999 में। ओके, और ये मतलब एस जानकी रमन जो कमेटी है, एस जानकी रमन, जानकी रमन मतलब जानकी सीता माता को नाम, रमन राम, जानकी राम, सीता राम। ओके, दैट्स इट। फिर है पीएलआई। पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा बनाओगे मतलब 3 से 6% इंटरेस्ट मिलता है। ओके, फिर पीएलआई के 3 फंक्शन है। पीएलआई मतलब बेसिकली वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या वो केवल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है? हाँ, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहता है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं रोकता है। एफडीआई इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीएलआई। ओके, और
असेंबली की भी बात होती है पीएलआई के अंदर, मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, असेंबली भी अगर होगी, जैसे चाइना करता है ना फोन की असेंबली, तो इफ दैट असेंबली इज आल्सो टेकिंग प्लेस, स्टिल पीएलआई इज कंफर्टेबल। ओके। और अभी ये पीएलआई इसलिए न्यूज में था क्योंकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल है, इनको बनाने के लिए पीएलआई लॉन्च किया है। और ये एडवांस केमिस्ट्री सेल आता है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर ये इनिशिएटिव है। मतलब अगर पूछता है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अच्छा, एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या होता है? सिंपल, मतलब जैसा अपना सिंपल सेल होता है ना फोन वाले, तो वैसे ही, या फिर बैटरीज हो गई, तो वैसे ही केमिस्ट्री सेल होता है। ठीक है, थोड़े से एडवांस होते हैं जिससे कि मतलब पावर स्टोरेज लंबी तरीके लंबी हो सके। दैट्स इट। सो आवर इकोनॉमी इज डन।